हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम आज शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो चैप्टर नंबर 2 है ये। इसमें हम आज पढ़ाएंगे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस प्रमेय का के बारे में समझेंगे। इसको राजस्थान बोर्ड में एक अंक में इसकी परिभाषा लिखवा लेता है। इसके ऊपर क्वेश्चन इसी के ऊपर है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, तो ये प्रमेय समझ में आपको आनी चाहिए। इसको मैं स्टेटमेंट इसका लिख रहा हूं, फिर इसको समझाऊं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक यदि एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो ये धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है z, जिसको हम ये पूर्णांकों का समुच्चय z, जिस इंटीजर कहते हैं, इसको हम i से भी डिनोट करते हैं। इसको इंटीजर को i से भी करते हैं, z से भी करते हैं। माइनस अनंत से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। मतलब इसमें ऋण संख्याएं भी होती हैं और इसमें धन संख्याएं भी होती हैं, जीरो भी होता है। तो ये सभी यहां से और यहां तक जितने भी अंक हैं, ये सब ऋण पूर्णांक है। डॉट 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 का मतलब होता है कि माइनस अनंत से -3 के बीच जितने भी ऋण पूर्णांक है वो सब यहाँ मौजूद है, लेकिन उन सबको हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि इतने ज्यादा है कि हम इस बोर्ड पर उन सबको यहाँ दर्शा नहीं सकते। लेकिन डॉट 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 ये कहता है कि वो यहाँ सब मौजूद है। इसी प्रकार ये धन पूर्णांक है, यहां से यहां तक ये ऋण पूर्णांक है। जीरो ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। अर्थात ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित है। दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को जब इसका जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये किसके लिए डिफाइन की गई है, ये किसके लिए परिभाषित की गई है? केवल दो धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ये 1 से अनंत तक। इनमें से कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित की गई है और उसको मैं समझा रहा हूं किस प्रकार इसको परिभाषित किया गया है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक तो अनंत है, 1 से अनंत तक जैसा भी मैंने लिखा, लेकिन उन सभी जितने भी अनंत तक धनात्मक पूर्णांक है उन सबको मैं ए मान लेता हूं। माना उनमें से एक धनात्मक पूर्णांक को मैंने ए मान लिया। माना यदि एक धनात्मक पूर्णांक ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाए, अर्थात यहां तक की लैंग्वेज समझिए आप। इस प्रमेय को परिभाषित करने के लिए कितने धनात्मक पूर्णांकों की जरूरत पड़ी? दो, ए और बी। ए धनात्मक पूर्णांक को, ए को दूसरे धनात्मक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक बी धनात्मक ही है, दूसरे धनात्मक पूर्णांक उसको मान लिया बी, मतलब बी से ए को विभाजित किया जाए, मतलब ए में बी का भाग दिया जाए इस प्रकार से, तब क्या होगा? विभाजित किया जाए तो दो अन्य पूर्ण संख्याएं, दो अन्य पूर्ण संख्याएं इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा
दो अन्य पूर्ण संख्याएं, सॉरी एक बार मैं उन पूर्ण संख्याओं के बारे में बता देता हूं आपको। वो दो अन्य पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो अन्य पूर्ण संख्याएं भागफल q, जो भागफल आएगा उसको q से लिखेंगे, तथा शेषफल r, शेषफल r इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक 3 ले लिया यहां, a बराबर 3 मेरी तरफ से इस प्रमेय को समझाने के लिए। दूसरा धनात्मक पूर्णांक b मैंने ले लिया 2। अब परिभाषा की इसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a को b से विभाजित करो, मतलब पहले धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, तो a को b से मतलब 3 को 2 से विभाजित करो, तो 2 एकम 2, तो 2 a ये दो अन्य संख्याएं प्राप्त हुई। जब a धनात्मक, ये a है, ये b है, ये q है भागफल, और ये शेषफल r है। मतलब a में a धनात्मक पूर्णांक में b धनात्मक पूर्णांक का जब भाग दिया, a धनात्मक, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि a धनात्मक पूर्णांक को b धनात्मक पूर्णांक 2 से विभाजित किया, तो ऑटोमेटिक ये दो नई चीजें आई हमारे पास, एक भागफल और एक शेषफल। भागफल को q से और शेषफल को r से डिनोट किया। तो ये इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि भाज्य बराबर, इसको कहते हैं भाज्य, ये भाज्य है हमारा, ये भाज्य है, ये ध्यान करना, ये भाजक है, ये भाजक है, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। तो भाजक b है, ये b से भाज्य a है, और ये भागफल और ये शेषफल। तो a धनात्मक पूर्णांक को जब b धनात्मक पूर्णांक से विभाजित किया, एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया, तो दो अन्य पूर्ण संख्याएं, इनको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। आप कहोगे सर पूर्ण संख्या क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो पूर्ण संख्या ये होती है जिनको हम पूर्ण संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, जिसको हम दर्शाते हैं W से। ये स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 से अनंत तक। चूंकि जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो जरूरी नहीं शेषफल एक ही आए। देखो यदि मैं 2 में 2 का भाग दूं तो शेषफल क्या आया? 0। और 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो और एक भी कैसी संख्या है? पूर्ण। अब आप कहोगे सर इन दोनों को हम, ये भी तो वैसे है मेरे को तो ये पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक भी है, लेकिन ध्यान रखना है इनको हम दोनों को मैं पूर्णांक इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होते हैं, जबकि यहाँ जो शेषफल आएगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ी संख्या आएगी। तो 0 से बड़ी संख्या तो धनात्मक पूर्णांक है, 0 न धन है न ऋण पूर्णांक है। जबकि पूर्णांक क्या होते हैं? धन भी होते हैं, 0 भी होते हैं, ऋण भी होते हैं, अर्थात तो पूर्णांक में ऋण संख्याएं भी आती है, जबकि यहाँ ऋण संख्याएं नहीं आएंगी। या तो 0 आएगा, 0 से बड़ी आएंगी। जो 0 से बड़ी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों को भागफल और शेषफल को मैंने क्या लिखा? दो अन्य पूर्ण संख्या लिखा, ना पूर्णांक लिखा ना कोई आपके प्राकृत संख्या लिखी। अगर मैं प्राकृत संख्या लिखूं या पूर्ण संख्या की जगह तो यह 0 भी आएगा, जबकि 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। अर्थात ये जो शेषफल आएगा ये हर हालत में एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी भी संख्या होती है, और 0 से बड़ी संख्या केवल पूर्ण संख्या होगी। इसलिए मैंने लिखा, फिर समझ लीजिए, यदि एक धनात्मक पूर्णांक a जो मैंने 3 लिया को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b जिसको मैंने 2 लिया से विभाजित किया जाए, 3 को 2 से विभाजित किया जाए, तो दो अन्य पूर्ण संख्या, ये भागफल q क्वोशेंट मानी भागफल, और r शेषफल को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर की वजह से इसको r से लिखते हैं, रिमाइंडर की वजह से रिमाइंडर कहते हैं अंग्रेजी में शेषफल को, इसलिए r रिमाइंडर, r फॉर रिमाइंडर, और इस भागफल को क्वोशेंट करें इसलिए q से लिखते हैं।
तो फिर समझ लीजिए, यदि एक धनात्मक पूर्णांक a जो 3 है को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b जो 2 है, हमारा भाजक है, से विभाजित किया जाए, तो 3 को 2 से विभाजित किया जाए तो दो अन्य पूर्ण संख्या, एक भागफल और एक शेषफल, इस प्रकार प्राप्त होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अर्थात जैसे ये भाज्य है तुम्हारा 3 बराबर जैसे 3 बराबर भाजक कितना आया 2 गुणा भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 1, 3 बराबर 3 दोनों बराबर आ गए। इस प्रकार प्राप्त होती है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है परिभाषा में, ये तो मैंने समझाया है आपको। इस प्रकार प्राप्त होती है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा भाज्य क्या है, हमने भाग किस में दिया है, a को दिया है, तो यहां a, और भाजक क्या है हमारा b, गुणा भागफल क्या है हमारा q, प्लस शेषफल क्या है हमारा r। तो a बराबर बी क्यू प्लस r। अब एक चीज और समझना r के बारे में, शेषफल के बारे में। देखो जब भी आप कोई संख्या में 2 का भाग 3 में दिया, 2 एकम 2 1, ये जो शेषफल है r जिसको हम r लिखते हैं, और ये भाजक है b, r का मान छोटा है b का बड़ा है, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। क्यों होगा, अगर ये शेषफल भाजक के बराबर होगा तो फिर तो भाग चला जाएगा। मान ले 2 आया तो 2 में 2 का भाग जा रहा है, शेषफल थोड़ी कहलाएगा। जब तक भाग जाएगा जब तक शेषफल आएगा ही नहीं। इसका मतलब शेषफल ये कब होगा, जब इसका भाग जाना बंद हो जाएगा। भाग जाना बंद हो कब होगा, जब ये संख्या छोटी होगी ये बड़ी होगी। तो इसका मतलब शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, मतलब r का मान सदैव r का मान b से छोटा होता है। लेकिन 2 का 2 में भाग दूं तो 2 एकम 2, कितना आया भाई 0। तो अब ये शेषफल का मान r, ये r है, r का मान b, r का मान b से छोटा तो है लेकिन 0 के बराबर भी। अब 0 से छोटा है तो माइनस है, जो संभव नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक का भाग देंगे तो माइनस की संख्या आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब दो चीज हुई, जब भी हम भाज्य को भाजक से भाग देते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं, तो जो शेषफल आता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। मतलब r का मान b से छोटा होता है वो, लेकिन r का मान 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी आएगा। तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है, कि r का मान b से छोटा वह 0 के बराबर होता है, वह 0 के बराबर होता है। r का मान b से छोटा, भाजक से छोटा, वह 0 के बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लाइन लिखी है इसको गणित में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये r है, r का मान छोटा भी है बड़ा भी है। जब गणित में एक चीज किसी से छोटी है दूसरे से बड़ी है तो उसको इन दो चिन्हों से दर्शाया जाता है। r इससे तो बड़ा है, क्योंकि r ये मुंह r की तरफ खुल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ r यहाँ जो लिखा जाएगा उससे तो बड़ा होगा, और यहाँ जो लिखा जाएगा उससे छोटा होगा। क्योंकि यहाँ r की तरफ मुंह बंद है तो r इस वाले से तो छोटा होगा, और r यहाँ r की तरफ मुंह खुला है तो r इस यहाँ जो लिखा जाएगा उससे छोटा होगा, सॉरी उससे इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो r का मान देखो क्या है, बड़ा किससे है, r का मान क्या आया हमारा, r का मान स्टार्ट हुआ हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और भाग देंगे तो 2 भी हो सकता है, 0 से कम तो संभव नहीं। इसका मतलब r शेषफल के मान 0 से स्टार्ट होते हैं, तो r का मान 0 से बड़ा है। लेकिन बड़ा r का मान 0 से कितना भी हो, 0 के बराबर भी होगा, और 0 से ये सारे जो मान है r के मान 0 के बराबर भी है, 0 से बड़े भी। फिर ध्यान देना, इसको कंफ्यूज मत हो। अपन जब भाग देंगे तो जो r का मान आएगा वो 0 से, जब पूरा भाग जाएगा जब तो 0, पूरा भाग नहीं जाएगा तो शेषफल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि r जो शेषफल है उसके मान 0 के बराबर भी होंगे और 0 से बड़े भी होंगे, लेकिन b से छोटे होंगे, भाजक से छोटा होगा हमेशा। क्यों, जब भी तो भाजक के बराबर होगा तो भाग जाता रहेगा, भाजक से छोटा होगा तभी तो क्या कहलाएगा, शेषफल। तो निष्कर्ष ये निकला
कि आर शेषफल के जो मान आएगा वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन 0 से बड़ा कितना भी हो, लेकिन जो भाजक है उससे हमेशा छोटा होगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर का मान 0 से बड़ा, ये मुंह खुल रहा है, मतलब ये जब कोई राशि एक राशि से बड़ी है और दूसरी से छोटी है, तो यहां आर की बात कर रहे हैं, आर बड़ा भी है छोटा भी है, तो यहां जो लिखा जाएगा उससे तो बड़ा होगा और यहां जो लिखा जाएगा उससे छोटा होगा। तो बड़ा किससे है यार? 0 से, और छोटा किससे है यार? बट अब आर 0 से कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम जानते हैं छोटा किससे होगा? हमेशा भाजक से। तो भाजक कौन है यार? बी से बड़ा होगा। तो अब ये तो मैंने लिख दिया कि आर का मान 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। 0 से बड़ा होगा कितना भी बड़ा हो, लेकिन बड़ा कितना भी हो, लेकिन 100% जो तुम्हारा यहाँ भाजक लिखा जाएगा उससे ये छोटा ही होगा, तो बी से छोटा होगा। लेकिन चूंकि शेषफल आर का मान 0 भी आता है, यहाँ तो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी आ सकता है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दो। अब ये दोनों का मतलब ये हो गया कि आर का मान, ऊपर वाला जो चिन्ह है ये चिन्ह तो ये कहता है आर का मान 0 से बड़ा है, और नीचे वाला चिन्ह ये कहता है आर का मान 0 के बराबर भी है। तो ये दोनों चिन्ह मिलकर ये कहते हैं कि आर 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा है, लेकिन भाजक से छोटा है। यहां बराबर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां बराबर लगाने का मतलब ये हो जाएगा शेषफल भाजक के बराबर है, संभव ही नहीं। जब हम भाग देंगे तो शेषफल भाजक के बराबर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि शेषफल भाजक के बराबर हो गया तो वो शेषफल थोड़ी रहेगा, वहां तो भाग जाता रहेगा। तो इसलिए यहां बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। तो आर का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़े हैं। आर का मान 0 से बड़ा है, ऊपर वाला चिन्ह कह रहा है आर का मान 0 से बड़ा है, नीचे वाला कह रहा है 0 के बराबर भी है। दोनों बात आ गई, 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा है। लेकिन अब बड़ा कितना भी है, आर का मान 0 से 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे 5 है, लेकिन वो जो यह भाजक है बी, उससे क्या होगा? आर का मान, आर शेषफल का मान छोटा होगा। तो ये जो लाइन मैंने हिंदी में लिखी है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रकार भी। ये और ये एक ही बात है दोनों। आर का मान बी से छोटा व 0 के बराबर, या ऐसे लिख सकते हो इसको, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो कि शेषफल आर 0 के 0 के बराबर, लिख लो आर शेषफल आर 0 के बराबर और उससे बड़ा होगा, परंतु भाजक बी से छोटा होगा, परंतु भाजक बी से छोटा होगा। ये बात है। तो ऐसा नहीं लिखो तो ऐसा लिख लो। ये दो चिन्ह लगते हैं जब एक राशि एक बड़ी भी है छोटी भी है, तो ये दोनों चिन्ह, ये चिन्ह, ये बड़ा, अब आर ये बड़ा हो, आर इससे बड़ा यहां लिखा जाएगा, उससे बड़ा हो गया, इधर लिखा जाएगा उससे छोटा, 0 से बड़ा और भाजक से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा ही नहीं है, 0 के बराबर भी है। ऐसा लिख दो। तो ये लाइन नीचे वाली हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जिसके ऊपर आगे सारा टॉपिक अपना केंद्रित है। फिर मैं एक बार से रिपीट कर देता हूं पूरी प्रमेय को, देखिए आप। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसके लिए परिभाषित है? दो धनात्मक पूर्णांक, दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ये शर्त है। ऋण संख्या नहीं होनी चाहिए, बटे की भी नहीं होनी चाहिए, जैसे 5/6 इस तरह से। तो यदि एक धनात्मक पूर्णांक एक हो, जो मैंने ले लिया 3, उसमें दूसरे धनात्मक पूर्णांक वो ले लिया मैंने 2, बी से, ये बी हो गया और ये ए हो गया, से विभाजित मतलब ए को, ये ए है और ये बी है, ए को बी से विभाजित किया जाए तो दो अन्य पूर्ण संख्याएं ऑटोमेटिक आएंगी जब भाग देंगे। जब ये भागफल जिसको मैं किससे लिख रहा हूं? क्यू से। ये शेषफल, इसको मैं किससे लिख रहा हूं? आर से। ये शेषफल। तो ये पूर्ण संख्याएं, ना पूर्णांक है ना प्राकृत संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं, क्योंकि यह जब पूरा भाग जाएगा जब ये 0 भी आ सकता है, और 0 के कारण चूंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, एक बेशक
प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन चूंकि यहाँ हमेशा एक नहीं आएगा, यहाँ पूरा पूरा भाग जाएगा, जब कभी कभार जीरो भी आएगा, तो इसलिए यहाँ जो भी आए ये दोनों को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। एक भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या। आप कहोगे प्राकृत भी, हाँ प्राकृत है, लेकिन मैं यहाँ प्राकृत नहीं लिख सकता, पूर्णांक भी लिख सकता, क्योंकि जीरो आ गया तो जीरो प्राकृत संख्या होती नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या लिखिए। तो दो अन्य पूर्ण संख्याएं, ये दोनों, एक भागफल q और शेषफल r इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य a बराबर बराबर भाजक हमारा b, भागफल हमारा q गुणा भागफल प्लस शेषफल r। अब r के बारे में मैंने आपको बताया, r जो शेषफल है ये सदैव इसका मान जीरो भी हो सकता है, तो r का मान फिर बता देता हूं, r जीरो भी होगा, एक भी भाग देने के ऊपर है, तो किस संख्या में किस संख्या में देंगे तो शेषफल जीरो भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो r का मान जीरो भी होगा और जीरो से बड़ा भी होगा, तो मैंने कहा कि r यहाँ जो राशि लिखूंगा उससे बड़ा होगा, तो यहाँ जीरो से बड़ा है तो जीरो लिख दिया, लेकिन r का मान जीरो स्वयं जीरो भी आ रहा है तो जीरो के बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया r जीरो से बड़ा भी है, जीरो के बराबर है। लेकिन वो इस भाजक b से ये जो राशि शेषफल आएगा, वो इस ये जो राशि आएगी r शेषफल, वो सदैव ये गारंटी है कि ये b भाजक b से छोटी होगी, तो r का मान b से छोटा होगा। यहाँ बराबर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ बराबर लगाने का मतलब ये होगा कि r का मान b से छोटा भी है और बराबर भी है, जबकि r का मान इस b, ये r का मान इस b के बराबर हो ही नहीं सकता, ये r इस b से सदैव छोटा ही आएगा। आज का टॉपिक अपना यही प्रमेय, इसको आप ढंग से पढ़ें समझे, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर ले, कोई प्रॉब्लम पूछनी है आपको, और इस कार्य को फेयर कॉपी में करें, इसको उतार ले यूट्यूब से, रोक के वीडियो को रोक रोक के उतार ले और समझ ले, और कोई समझ में नहीं आया तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर ले। कोई किसी प्रकार का सजेशन, आपकी पढ़ाई आज से स्टार्ट है। थैंक यू। हाँ सर, ये कहीं हो गया।